नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भेंट की और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर गहन चर्चा की। इस मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जानकारी साझा की और लिखा कि उनके साथ विषयों पर गहन बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के बीच हुई यह मुलाकात शिष्टाचारिक और रणनीतिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों नेताओं ने सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक मामलों सहित अन्य कई क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर अधिकारियों और सचिवालय के वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद थे, जिन्होंने बैठक को सुचारू रूप से संपन्न कराने में सहयोग दिया। और इसके साथ ही बता दें कि पीएम ने उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से मुलाकात करी, जहां बता दें कि कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और इसके साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर गहन चर्चा की गई। और इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर इस भेंट पे अपने विचार साझा किए। दिल्ली में भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन समारोह शुरू हो गया है। कार्यालय में इस अवसर पर हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाग लिया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बच्चों को भोजन परोसकर समाज सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर उनकी पसंद के भोजन का आनंद लिया और उनके साथ संवाद भी किया। सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यालय के निर्माण पर खुशी जताते हुए कहा कि किसी भी संगठन के लिए कार्यालय का महत्व अत्यधिक होता है। उन्होंने बताया कि देश की राजधानी में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यालय बनना ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इससे लाखों कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ेगा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश की राजधानी के संगठन का कार्यालय बनना अपने आप में एक ऐतिहासिक भी है और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने जैसा भी है। तो मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभेच्छा देती हूँ कि उनका स्वप्न पूरा हुआ। आज ये कार्यालय बन के पूरा हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से इसका उद्घाटन होगा। आप कितना गौरवशाली खुद को मानती है मैम? बिल्कुल, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और इसलिए मुझे भी आनंद की अनुभूति है और प्रसन्न हूँ कि आज इस कार्यालय में हम सब कार्यकर्ता अपने भविष्य की नींव गढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में सीधे लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने आमजन के सवालों और शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे और विभिन्न विषयों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और स्थानीय प्रशासन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। इस अवसर पर अधिकारियों ने मौके पर ही कई मामलों में कार्रवाई की जानकारी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की कि वे अपनी समस्याओं और सुझावों को खुलकर साझा करें, ताकि शासन व्यवस्था और अधिक भी प्रभावी बन सके। और इसके साथ ही लखनऊ से एक खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने लोगों से कहा कि सभी अपनी समस्याओं को साझा करें, ताकि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान निकाल सके, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है जनता को हर समस्या से दूर करना। और इस दौरान बता दें कि फरियादी अपनी समस्या लेकर जनता दर्शन में पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। तो अन्य समस्याओं के लिए लोगों को इसके साथ ही अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए, ताकि लोगों को उनकी समस्या से राहत मिल सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और नई जीएसटी दरों के बारे में जानकारी फैलाने के उद्देश्य से जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इसके तहत उन्होंने बता दी कि व्यापारियों से मिलकर देहरादून के गढ़ीकैंट बाजार में दुकानदारों और आम जनता से सीधे बातचीत की। मुख्यमंत्री ने दुकानदारों को नई जीएसटी दरों की जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि वे अपने ग्राहकों को भी इस बदलाव के बारे में सही जानकारी दें।
उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और स्थानीय उद्यमियों के समर्थन पर जोर देते हुए कहा कि इससे न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए जीएसटी बदलाव दरों को लेकर व्यापारियों से सीधा बातचीत करी, संवाद किया जहां उन्होंने कहा कि इस बदलाव के बाद न आम जनता को लाभ मिलेगा बल्कि इसके बाद अवसर भी और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। सीएम ने दुकानदारों से मिलकर उनसे बातचीत करी, जहां उन्होंने नई दरों के बदलाव पे बता दें कि बातचीत करी और उनकी राय भी जानी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि नई दरों के बदलाव से न जनता पे असर पड़ेगा, उनकी जेब पे असर भी पड़ेगा और इसके साथ ही इससे नए अवसर भी और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में हुए लागू जीएसटी सुधारों के सकारात्मक प्रभावों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए सुधार लागू होने के बाद दैनिक उपयोग की वस्तुओं और व्यापार में उल्लेखनीय लाभ देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों के कृषि उपकरणों की कीमतों में कमी आई है, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सुधार से देश के सभी नागरिकों को लाभ होगा और लोग इस बदलाव से बेहद खुश हैं। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों और आम जनता से अपील की कि वे सुधारों का पूरा लाभ उठाएं और इससे होने वाले सकारात्मक बदलावों के बारे में अपने समुदाय में भी जानकारी साझा करें। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में जीएसटी लागू किया और 2025 15 अगस्त में लाल किला के प्राचीर से जीएसटी में रिफॉर्म लाने की बात कही थी और मात्र 20 दिन में उन्होंने रिफॉर्म लाकर दिखा दिया। और 22 सितंबर जिस दिन नवरात्र का शुभारंभ हुआ, उसी दिन से इस देश में जीएसटी के जो रिफॉर्म हुए हैं वो लागू हो गए हैं और जो 4 स्लैब था जीएसटी का वो घटकर 2 स्लैब हो गया है। आपका 28 और 12 खत्म हो गया है। आज 18 और 5 के स्लैब में प्रतिशत के स्लैब में मतलब 2 स्लैब में जीएसटी आ गया है और इससे दैनिक के उपयोग की वस्तुएं और आपके उद्योग व्यापार में भी लाभ हुआ है। दैनिक के उपयोग की वस्तुएं बहुत सस्ती हुई हैं। किसानों का जो कृषि संयंत्र है उसके दाम भी सभी चीजों में इसका दाम का काफी मतलब उसमें कमी आई है और जिससे देश के सभी लोगों को लाभ होने वाला है। हम लगातार अभी लोगों के बीच में जा रहे हैं, मार्केट में भी जा रहे हैं, ट्रैक्टर शोरूम वगैरह में भी जा रहे हैं, तो भारी मतलब कीमतों में कमी आई है और लोगों में भारी खुशी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में सभी परीक्षाएं पारदर्शिता और नकल रहित तरीके से संपन्न होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 25,000 से अधिक नियुक्तियां बिना किसी नकल और पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने यूकेएसएससी स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मामला सामने आया है और इसकी गहन जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि हमारा संकल्प है कि सभी परीक्षाएं ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मामले की तेजी से जांच और उचित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। सारी परीक्षाएं पारदर्शिता से हों, नकल विहीन हो और योग्यता, क्षमता और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर उनका चयन हो, ये हमारा संकल्प है। और 4 जुलाई 2021 को मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया। तब से लेकर अब तक 25,000 से अधिक नियुक्तियां बिना किसी नकल के पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। हमारा प्रयास है कि जो हमारा कैलेंडर है आने वाले सालों का, वो कैलेंडर भी हमारा पूरी तरह से तय समय सीमा पर हो, हमारे सभी अभ्यर्थियों को उचित मौका मिले और जो एक प्रकरण आया है उस प्रकरण की जांच की जा रही है। उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी जगह जगह जाकर काम कर रही है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उनके सुपरविजन में एक कमेटी काम करेगी
और एक प्रकरण आया है, उसकी जांच हो रही है। उसके कारण से एसआईटी पूरी गहराई से उसकी जांच कर रही है कि कहीं ऐसे प्रकरण अन्य स्थानों पर तो नहीं आए। सभी छात्रों से जिन्होंने परीक्षाओं में भाग लिया है, सभी अभ्यर्थियों से संवाद किया जा रहा है और कहीं भी कोई भी थोड़ी सी भी कहीं कमी आएगी, कहीं किसी प्रकार की शिकायत आएगी, कोई सबूत किसी के पास हो, कोई जानकारी किसी के पास हो, वो एसआईटी को उपलब्ध करा दे। मैं छात्रों से भी छात्राओं से भी कहना चाहता हूँ कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनके हितों के अनुसार हम आगे भी इस प्रकार के जो परीक्षा के कार्यक्रम हैं उसको तय समय सीमा पर चलाते रहेंगे। रामलीला मैदान में आयोजित भव्य रामलीला समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा शामिल हुए। समारोह के दौरान नेताओं ने न सिर्फ रामलीला का आनंद लिया बल्कि आयोजन की सफलता और धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के महत्व पर भी प्रकाश डाला। रामलीला में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शक उपस्थित रहे, जिन्होंने रावण दहन और अन्य प्रस्तुतियों का आनंद लिया। कार्यक्रम का आयोजन धार्मिक लीला समिति द्वारा किया गया था और इसे धर्म एवं संस्कृति के संरक्षण का प्रतीक माना जा रहा है। दिल्ली से एक खबर है, जहां रामलीला समारोह में पहुंचे बीजेपी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शिरकत करी। उनके साथ पीयूष गोयल भी मौजूद रहे और इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और इसमें मौजूद रहे वीरेंद्र सचदेवा भी उनके साथ मौजूद रहे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां कार्यक्रम में प्रस्तुतियां पेश की गई और आनंद के साथ सभी ने लुत्फ उठाते हुए नजर आए और श्रद्धालु बता दें कि उत्सव देखने को मिला जहां प्रस्तुतियां पेश की गई। और दिल्ली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां श्रद्धालु रावण दहन का उत्सव मनाते हुए नजर आए और इसके साथ ही इस आयोजन में बता दें कि जेपी नड्डा और मंत्री पीयूष गोयल और इसके साथ ही सभी ने इस आयोजन का आनंद लिया, जहां बता दें कि तमाम प्रस्तुतियां पेश की गई और इसके साथ ही धार्मिक लीला समिति का ये आयोजन किया गया, जहां बता दें कि तमाम प्रस्तुतियां पेश की गई और सभी इसका आनंद उठाते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के ऐतिहासिक स्थल धौली पहाड़ी का दौरा किया और यहां के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इरसा पर्व 261 में उड़ीसा समाज और मगध के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसे कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता था, वही इसी क्षेत्र में हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मेरे पूर्वजों ने इसी जगह पर बिना हारे लड़ाई लड़ी। यह उड़ीसा की स्वाभिमान और पराक्रम का पवित्र भूमि है। यहां आकर मुझे अत्यंत आनंद और गर्व महसूस हो रहा है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केन्या नौसेना के कमांडर मेजर जनरल पॉल ने बता दें कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों की बहादुरी और योगदान को भी याद दिलाया। दिल्ली से ही खबर है, जहां सैनिकों की बहादुरी और योगदान को याद दिलाया गया। कमांडर ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही शहीदों की बहादुरी को भी याद किया गया और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहाँ बता दें कि नौसेना कमांडर का सम्मान समारोह देखने को मिला, जहाँ उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करी और इसके साथ ही बता दें कि कमांडर ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मेजर का स्मारक दौरा देखने को मिला और इस दौरान बता दें कि उन्होंने नौसेना कमांडर का सम्मान समारोह, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी और उसके साथ ही उनके बलिदान और योगदान को भी याद किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसके साथ ही उनका दौरा है, जहाँ उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी है और इसके साथ ही नौसेना कमांडर का सम्मान समारोह देखने को मिला, जहाँ उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी और उनके योगदान और बलिदान पे भी प्रकाश भी डाला गया। लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद जिले में BNSS 2023 की धारा 163 के तहत बता दें कि लागू कर दी गई है। इसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने पर रोक है। बिना पूर्व लिखित अनुमति के कोई जुलूस, रैली या मार्च आयोजित नहीं की जा सकती। जिले में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और इसके साथ ही लद्दाख से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां धारा 163 लागू की गई है और इसके साथ ही 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर तमाम और भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा की तैनाती और भी ज्यादा चौकसी और बढ़ा दी गई है। हिंसा के बाद ये धारा लागू की गई है और इसके साथ ही इसका पालन कराया जाएगा लोगों से और इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा को और भी ज्यादा व्यापक और भी बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है शांति बनाए रखने के लिए। हिंसा के बाद धारा 163 लागू कर दी गई है और बता दें कि 5 लोगों से ज्यादा लोग एकत्रित होने पर कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही बता दें कि आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है और प्रशासन बता दें कि चौकसी के साथ तैनात होकर और निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के इकट्ठा होने पर निषेध किया गया है और इसके साथ ही बता दें कि शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लद्दाख से ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हिंसा होने के बाद धारा 163 लागू की गई है और इसके साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती को और भी ज्यादा सक्रिय और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हिंसा के बाद ये धारा लागू की गई है। शांति के लिए सुरक्षा बल तैनात किया गया है। हिंसा के बाद कड़ा नियंत्रण देखने को मिल रहा है। लोगों के इकट्ठा होने पर निषेध किया गया है और इसके साथ ही बता दें कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और जुलूस, रैली पर रोक लगा दी गई है। कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं हो सकते और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से निगरानी रखी जा रही है और भी ज्यादा प्रशासन चौकसी के साथ निगरानी बरतता हुआ नजर आ रहा है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में शारदीय नवरात्रि 2025 के 7वें दिन राजधानी के छतरपुर मंदिर में सुबह की पूजा के लिए भक्तों के लिए लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं अगर बात झंडेवाला मंदिर की करें तो यहाँ पे भी सुबह से ही आरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की आराधना करी। इसके अलावा बता दें कि आरामबाग में भी भक्तों ने दुर्गा पूजा उत्सव में भाग लिया और पूजा अर्चना करी। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ भी मंदिर में 7वें दिन सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई है। श्रद्धालुओं ने दीपक और फूल चढ़ाकर मां की आराधना की। वहीं अगर बता दें कि बात कोलकाता की करें तो यहाँ पे भी 7वीं के दिन कोलाबाऊ स्नान के बाद दुर्गा पूजा का मुख्य उत्सव शुरू हुआ। शहर भर के पंडालों में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना और रंगारंग आयोजनों का आनंद लिया। अगर बात जम्मू कश्मीर में करें तो बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ और उपस्थिति रही है। श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन किए हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। देश भर के मंदिरों में इस अवसर पर श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने नवरात्रि का भव्यता और उत्सव के रंग को और भी
अधिक बता दें कि जीवित बना दिया है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, दूसरी जम्मू कश्मीर की है, तीसरी दिल्ली की है, चौथी पश्चिम बंगाल की है। और आप चारों ही तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से माता के 7वें दिन पर बता दें कि उत्साह लोगों में, श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। और अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो आप देख सकते हैं मिर्जापुर में किस तरह मंदिर में आरती की गई है, आरती का आयोजन किया गया है और मां की आरती की जा रही है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी माता की बात करें तो वहां भी श्रद्धालुओं की उपस्थिति आए दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए मां के दरबार पहुंच रहे हैं, मां का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वहीं अगर दिल्ली के छतरपुर मंदिर की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। लोग लंबी लंबी कतारों में लग के अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मां दुर्गा के स्वरूप को पूजा जा रहा है, आराधना की जा रही है। और इन चारों ही तस्वीरों में स्पष्ट होता है कि किस तरह से मां के 7वें दिन पे भी श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और सुबह से ही भक्तजन लंबी लंबी कतारों में लगकर मां की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। एशिया कप 2025 के फाइनल्स मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर ऐतिहासिक जीत को दर्ज किया है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच के बाद जोरदार आतिशबाजी और उत्सव का माहौल देखने को मिला। तो वहीं रांची में भी बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के बाद क्रिकेट प्रेमियों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। लोग तिरंगा लहराते हुए खुशी का इजहार करते हुए नजर आए। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी यहां टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। पूरे शहर में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़ों की थाप और जयकारों के बीच लोग सड़कों पर नाचते गाजते हुए नजर आए। वहीं जम्मू कश्मीर की भी बात करें तो पुंछ में फाइनल जीत के बाद स्थानीय नागरिकों ने घरों और बाजारों में पटाखे जलाकर और मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। वहीं सिलीगुड़ी में भी बता दें कि यहां के क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया की जीत के जश्न में हिस्सा लिया और तिरंगा हाथ में लेकर जश्न मनाया गया। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी बता दें कि वीरेंद्र सीआरपीएफ के जवानों ने भी इसे ऐतिहासिक जीत का उत्सव मनाया। और पंजाब की अगर बात करें, नागपुर, महाराष्ट्र, इन शहरों में भी क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया की जीत का जोरदार स्वागत किया और जश्न मनाया, जहां सभी बता दें कि आतिशबाजी करते हुए नजर आए और इसके साथ ही हाथों में झंडा लेकर और जय माता के भी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, दूसरी छत्तीसगढ़ की है, तीसरी जम्मू कश्मीर की है, चौथी झारखंड की है, पांचवी पंजाब की है, छठी पश्चिम बंगाल की है, सातवीं मध्य प्रदेश की है और आठवीं महाराष्ट्र की है। और आप सातों ही जगह पे देख सकते हैं कि टीम इंडिया की जीत का जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है और लोग सड़कों पे उतरकर बता दें कि जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि क्रिकेट प्रेमियों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला, जहां सभी रातों में सड़कों पर उतरकर जश्न मनाते हुए आतिशबाजी करते हुए नजर आए और इसके साथ ही हाथों में झंडे लेकर और इसके साथ ही जयकारे लगाते हुए नजर आए। और बता दें कि सभी में खासा उत्साह देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सातों ही जगह पे लोग ढोल नगाड़ों की थाप पे थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।